तो चलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम जो चैप्टर है इनकम ऑफ, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये नाम दिया हुआ है क्लबिंग ऑफ इनकम का डायरेक्ट रिवीजन फ्रॉम स्टडी मटेरियल। अगर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट, ये जो वीडियो रहेगा बेसिकली बहुत फास्ट स्पीड पे रहेगा, बहुत फास्ट मतलब आपको समझेगा सब, बट प्रोवाइडेड आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ रहना चाहिए। हमारी क्लासेस वालों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उनको एक बार स्टडी मटेरियल का टूर दे देते हैं कि स्टडी मटेरियल से हम लोग ने जो जो पढ़ा है सब स्टडी मटेरियल में इंक्लूड है कि नहीं है, वो देख लेंगे। बिल्कुल इंक्लूड है, डोंट वरी। ईयरफोन लगा लो कान में और हम लोग एकदम राइड पे जाने वाले हैं। मैं कंसेप्ट्स आपके दिमाग में ड्रिल करता रहूंगा, वापस मतलब रिवाइज कराता रहूंगा, ये हम लोग ने पढ़ा था, ये हम लोग ने पढ़ा था, और आपका एक और बार मल्टीपल रिवीजन में से एक और बार रिवीजन हो जाएगा। तो इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसिस टोटल इनकम, मतलब इनकम किसका है, अदर पर्सन का है, कोई और आदमी का इनकम है, किसके अंडर इंक्लूड हो रहा है, असेसी की टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लबिंग बोलेंगे। क्लबिंग का मतलब देखते हैं, पूरा अच्छे से ध्यान से समझो कि क्लबिंग का मतलब क्या होता है। क्लबिंग का मतलब क्या पार्टी वाला क्लबिंग है क्या? बिल्कुल नहीं सर। क्लबिंग का मतलब क्या है बताएं। अगर मेरा स्टैंडर्ड एग्जांपल याद रखो, मेरे पास दो इनकम है, एक इनकम फ्रॉम सैलरी है 4 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 4 लाख रुपए, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 8 लाख रुपीज हो रहा है। 8 लाख पे अगर मैं टैक्स भरने जाऊंगा, अगर मैं 8 लाख रुपीज पे टैक्स भरूंगा तो मेरे को काफी ज्यादा टैक्स आ जाएगा। करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो 4 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, मैं क्या दिमाग लगाता हूँ कि मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ जिसका इनकम 0 है। तो 4 लाख उसके हाथ में इनकम है, 4 लाख मेरे हाथ में इनकम है, कोई टैक्स भरने नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं, तकलीफ ही नहीं भाई, किसको भी टैक्स नहीं आ रहा तो सब खुशी है। पर सब खुश नहीं है, ये केस में गवर्नमेंट दुखी है बिकॉज उनको टैक्स नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, क्लबिंग के प्रोविजन डालेगा कि जो आपकी वाइफ, जो अदर पर्सन है, उसने जो इनकम कमाया है वो आपकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। समझ रहे हो अभी वो चैप्टर का मतलब, तो होगा। ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम एंड इंट्रोडक्शन। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एन असेसी इज जनरली टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। उसको खुद की इनकम के ऊपर टैक्स भरना रहता है। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें उसको दूसरे के इनकम के ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा। वो सेक्शन 60 से लेके 64 तक है। These provisions have been enacted to counteract the tendency of taxpayer, जो टैक्सपेयर अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करना चाहता है या अवॉइड करना चाहता है, उनको रोकने के लिए, काउंटर एक्ट करने के लिए ये प्रोविजन बनाए हुए। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने जो दिया वैसा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जाम्पल है, बस ये समझ लो। फिर इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन असेसिस टोटल इनकम के 4 सेक्शन बोले हैं, 60, 61, 62, 64। 64 में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेक्शन। 64 अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, 64 है। 60 क्या होता है, 60 होता है अगर आप अपना इनकम ट्रांसफर कर रहे हो। क्या ट्रांसफर कर रहे हो, इनकम ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, एसेट को ट्रांसफर ना करके सिर्फ इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपका क्या सेक्शन 60 में अट्रैक्ट हो जाएगा। 61, 62, 63 रिवोकेबल ट्रांसफर पे हो जाता है और बाकी सब 64 में आता है। तो अभी आपको याद करो मैंने कैसे आपको पढ़ाया था। मैंने 10 पॉइंट क्लबिंग के पढ़ाए थे। मैंने क्या बोला था, अगर आपको ये 10 पॉइंट आते हैं तो आपको क्लबिंग आता है, अगर 10 पॉइंट नहीं आते तो आपको क्लबिंग नहीं आता। 10 में से कुछ पॉइंट नहीं आते तो क्लबिंग नहीं आता, क्योंकि आप वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे अगर कोई दूसरा आ जाएगा। 10 में से पहला पॉइंट कौन सा मैंने पढ़ाया था, अगर माइनर चाइल्ड का इनकम है, तो वापस कराऊंगा अच्छे से, एक बार आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट कौन सा था, अगर आप अपना इनकम स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या था, अगर आप अपना इनकम नहीं, अपना एसेट किसको ट्रांसफर कर रहे हो, स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो। थर्ड पॉइंट क्या था, अगर अपना एसेट सन्स वाइफ को कर रहे हो। चौथा पॉइंट किसी और आदमी को कर रहे हो फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट क्या था कि अगर 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 आप अपना, यही वाला पॉइंट था जो इधर दिख रहा है पहला पॉइंट, अगर आप अपना इनकम ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट। पांचवा पॉइंट। 6 क्या था, 6 अगर रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो, आगे आएगा मतलब बताऊंगा। 7वां पॉइंट क्या था, 7वां पॉइंट था अगर आप एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप मेंबर हो और आप एचयूएफ को ट्रांसफर कर रहे हो। 8वां, ये मैं कहीं देख नहीं रहा हूं भाई, याद है आपको भी, याद हो जाएगा, बस रिवीजन करते जाओ। 8वां पॉइंट क्या था, अगर आपका कोई भी फर्म, कोई भी कंसर्न में क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% है, उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग, और उसमें आप अपने स्पाउस को काम पे लगा के रखा है और वो क्या कर रही है, विदाउट क्वालिफिकेशन या विदाउट टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या रेम्यूनरेशन उठा रही है, तो वो आपके हाथ में क्लब होगा। 9 पॉइंट क्या था, वो गिफ्ट वाला याद करो, ओपनिंग कैपिटल में गिफ्ट। ठीक है। 10th वाला पॉइंट क्या था, क्रॉस ट्रांसफर था, जेठालाल अंजलि भाभी वाला, याद है? हाँ चलिए। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। सबसे पहले क्या, आपने इनकम ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ, एसेट नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, सिर्फ उसका इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो वो ट्रांसफरर के हाथ में इंक्लूड हो जाएगा। समझो एग्जांपल लो, घर वाले एग्जांपल ले लो, मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल रखूंगा। मैंने घर ट्रांसफर नहीं किया, उसमें से जो रेंट आ रहा था मैंने क्या बोला, सीधा इसके हाथ में ट्रांसफर कर दो। मतलब जो रेंट मेरे को टेनेंट दे रहा था मैं बोला इसके अकाउंट में डाल दो। तो वो केस में
क्या होगा, इनकम भले ही आ किसके अकाउंट में रहा है, मेरी स्पाउस के अकाउंट में आ रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है, किसी भी पर्सन के अकाउंट में आ रहा है, पर टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, मेरे हाथ में होगा, क्योंकि क्लबिंग का सेक्शन 60 लग जाएगा वहां पर। ठीक है, इट इज इमटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल है या इरिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, नीचे अपने को समझना है। एंड वेदर इट वाज मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट और आफ्टर, कानून आया उससे पहले का है, बाद का है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिवोकेबल है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, हो गया बस हो गया। एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर ए कन्फर्म कर रहा है क्या, राइट टू रिसीव रेंट, रेंट रिसीव करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, वाइफ को दे रहा है मिसेस ए विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ हाउस। जो मैंने एग्जांपल दिया वही इन्होंने एग्जांपल दिया। फिर इलस्ट्रेशन हम लोग ने क्लास में बहुत अच्छे से किए हैं, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते। सब एक एक इलस्ट्रेशन जितना आपके मॉड्यूल में दिया सब कुछ हो चुका है, अभी तक आप प्रैक्टिस किया नहीं है तो भाई हम लोग ने हर इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से किया, आपको साथ में एक बार खुद से बैठ के सॉल्व करना है, क्लियर हो जाएगा। इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, अगर इनकम अराइजिंग किससे हो रहा है, रिवोकेबल ट्रांसफर, इसमें 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा। 61 क्या बोलता है, 61 ये चीज बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपके हाथ में क्लब होगा, ना कि सामने वाले के क्लब में। 62 क्या बोलता है, उसका एक्सेप्शन देता है, और 63 क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर बोलता है। तो ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल। सबसे पहले एक बेसिक भाषा में समझ लो कि क्या होता है रिवोकेबल ट्रांसफर। मेरे पास एसेट है, मैं एसेट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, पर ट्रांसफर इस कंडीशन पे कर रहा हूं कि जो एसेट मैंने आज ट्रांसफर किया वो वापस मेरे पास आएगा घूम फिर के, या फिर एसेट आपके पास पड़ा है पर उसके ऊपर राइट जो पावर है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, रीअज्यूम कर रहा हूँ, तो वो एसेट घूम फिर के मेरे पास ही आएगा, तो वो क्या बोलेंगे, रिवोकेबल ट्रांसफर। अभी एक्ट में क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल, ट्रांसफर क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी रिवोकेबल माना जाएगा इफ इट कंटेन्स, ये कंटेन करता है क्या, एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर, कोई भी प्रोविजन है रीट्रांसफर के रिलेटेड। प्रोविजन कैसे रहेगा सर, समझो कि मैंने क्या ट्रांसफर में सेल किया, सेल रहेगा तो सेल डीड रहेगा, सेल डीड के अंदर एक एक्सप्रेसली क्लॉज डाला हुआ है मैंने, ये एसेट जो मैं आज सेल ट्रांसफर कर रहा हूं ये वापस रीट्रांसफर आएगा, डायरेक्टली आएगा इनडायरेक्टली आएगा फर्क नहीं पड़ता, होल आएगा पार्ट आएगा फर्क नहीं पड़ता, इनकम उसमें से आएगा एसेट आएगा फर्क नहीं पड़ता। एक बार रीट्रांसफर का क्लॉज डाला हुआ है तो रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा, और उसमें से जो इनकम आएगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा, ना कि आपके हाथ में। इट गिव्स इन एनी वे टू द ट्रांसफर, ये क्या ट्रांसफर को कोई भी तरीके से राइट दे रहा है, कैसा राइट दे रहा है, रीअज्यूम पावर करने का, जो एसेट के ऊपर पावर है रीअज्यूम करने का राइट दे रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता, होल पार्ट फर्क नहीं पड़ता, इनकम के ऊपर है एसेट के ऊपर है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे हो तो भले ही सामने वाले को ट्रांसफर ही जो है, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफर ही होता है। ट्रांसफरर वो होता है जो एसेट ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ही वो होता है जिसको एसेट मिलता है। भले ही इनकम ट्रांसफर ही अर्न कर रहा है, आपने घर बेचा, घर ट्रांसफर किया, उसमें से रेंट वो कमा रहा है, पर वो क्लब आपके हाथ में होगा। ठीक है, 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया। 62 क्या बोलता है, 62 बोलता है भले ही रिवोकेबल ट्रांसफर किया फिर भी क्लबिंग नहीं होगा, उसका एक ही सिनारियो, इसमें दो दिए हुए, दूसरा कोई काम का नहीं है। पहला ये सामने ये क्राइटेरिया क्या है कि जिसको आपने ट्रांसफर किया उसके लाइफ टाइम तक, मतलब उसका डेथ हो जाता है तब तक रिवोकेबल, उसके ट्रांसफर नहीं हुआ, रिवोकेशन नहीं हुआ, तो फिर वो क्लबिंग नहीं होगा। दिस clubbing provision will operate even if only part of income of the transferred asset had been applied for the benefit of a transferor। भले पार्ट इनकम भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, once the transfer is। फिर उसके नीचे एक्सेप्शन जो मैंने बोला वही लिखा है। पहला पॉइंट, दो केसेस दिए, दूसरा केस मैं क्यों बताऊंगा, काम का नहीं है, पहला केस समझ लो। ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफर, जिसको आपने एसेट ट्रांसफर किया था उसकी पूरी लाइफ टाइम में रिवोकेशन हुआ नहीं। इफ देयर इज अ ट्रांसफर बाय वे ऑफ अ ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ बेनिफिशियरी, अगर ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी अदरवाइज ट्रांसफर, द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर provided the transferor derives no direct or indirect benefit from such income। ठीक है, ये अगर सिंपल सी बात है, अगर उसकी डेथ हो जाती है और तब तक रिवोकेशन नहीं होता तो भाई वो क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। फिर ट्रांसफर मेड बिफोर 1 अप्रैल 1961, मैंने क्यों बोला काम का नहीं, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि भाई 1 अप्रैल 1961 से पहले अगर एसेट ट्रांसफर हुआ था और वो 6 साल तक रिवोकेशन नहीं हुआ था, आ गया तो भाई आपके नसीब खराब है, और क्या बोल सकते हो, मैंने बता दिया ये वाला कंडीशन है तो भी वो रिवोकेशन नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेबल इन, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। स्पाउस के केस में याद करो दो तरीके की क्लबिंग
इन्वॉल्व थे। पहला क्या, अगर आपका कोई कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और दूसरा कौन सा था, अगर आपने एसेट ट्रांसफर किया और उसमें से आपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और उसमें से इनकम आपकी स्पाउस कमा रही है, क्या कमा रही है, इनकम कमा रही है, और इनकम क्लब किसके हाथ में होगा, आपके हाथ में होगा, आपके स्पाउस के हाथ में नहीं होगा, वो वाला पॉइंट। तो पहला पॉइंट करते हैं इनकम, वो रेम्यूनरेशन वाला। तो रेम्यूनरेशन वाला कहाँ है, ये यहीं पे है। In computing the total income of any individual, all such income which arises directly or indirectly to the spouse of such individual by way of salary, commission, fee, मतलब कोई भी तरीके का रेम्यूनरेशन मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, काइंड में मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम अ कंसर्न इन विच सच इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में 20% या उससे ज्यादा आपकी शेयर होल्डिंग है तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कोई और एंटिटी है तो उसमें 20% है, उससे ज्यादा पीएसआर है, जैसे आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। यहाँ पे बनाया हुआ है चार्ट अच्छी तरीके से, वेयर कंपनी है तो 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर या बेनिफिशियली ओन किसके कंपनी में आपने शेयर होल्ड किए हुए, इन अदर केसेस में पीएसआर आपके पास है, प्रॉफिट शेयरिंग से। फिर द टर्म रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मींस द हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर और एनी लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट की बात हो रही है, ठीक है। रेम्यूनरेशन कैश और काइंड सब्सटेंशियली इंक्लूडेड, ठीक है। फिर क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इफ रेम्यूनरेशन रिसीव इन टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर वो जो आपकी वाइफ है या स्पाउस है उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब वो सीए है और उसने आपने उसको 50,000 रुपए की सैलरी में जॉब पे रखा हुआ, तो भाई क्या फर्क पड़ता है ना, बाहर भी उसको 50,000 तो मिल ही रहा था, तो वो केस में क्लबिंग नहीं होगा। अगर वो 10वीं फेल है और उसको आपने 50,000 की सैलरी में रखा हुआ है तो फिर क्लब होगा, समझ रहे हो ना। क्लबिंग प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई वेयर द स्पाउस ऑफ द सेड इंडिविजुअल possess the technical or professional qualification and the income to the spouse is solely attributed, सिर्फ एट्रीब्यूट इसीलिए है कि उसका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लब नहीं होगा। और दूसरा क्या, अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मैंने एग्जांपल दिया था याद करो, पहले मेरा 100% था, मेरी वाइफ को मैंने लेके आया, मैं सैलरी तो दे रहा हूँ, मैंने उसको 30% वो भी दे दिया, क्या शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर भी दे दिया, तो क्या हो गया, उसकी वजह से दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया। तो ये केस में किसके हाथ में क्लब होगा, ये केस में जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके हाथ में क्लब होगा, जिसका इनकम ज्यादा होगा, जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके हाथ में क्लब होगा। और एक बार जिसके हाथ में क्लब होगा लाइफ टाइम उसी के हाथ में क्लब होगा। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि दूसरे के हाथ में क्लब हो तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, ठीक है, जो आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा, सीएस के मॉड्यूल में लिखा। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एनी सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ईदर स्पाउस, तो हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक आदमी के साथ वो इनकम हो गया, मतलब कंसीडर हो गया, तो लाइफ टाइम उसके हाथ में ही होगा। इनकम अराइजिंग इन सक्सीडिंग ईयर्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड द टोटल इनकम ऑफ अदर स्पाउस, दूसरे के हाथ में नहीं होगा, मतलब उसी के हाथ में होगा, अनलेस अगर उस असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो फिर वो दूसरे के हाथ में कर सकता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन हम लोग ने बहुत अच्छे से किए थे, क्वेश्चन किए हुए हैं। कोई डाउट है तो भाई, अगर आपने मेरे से क्लास नहीं लिया और अगर आपका अफोर्ड 1120 भी नहीं हो रहा है, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों का नहीं होता, तो आप ऐसा काम करो कि कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो, मैं अपने टाइम के हिसाब से आपको रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूंगा और करूंगा, नो डाउट। देखो, जो जिससे फीस लिए उसके लिए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मेरे को इमीडिएट करना पड़ता है, बट बाकी सबको भी मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे, क्योंकि मैं अकेला ह्यूमन बीइंग हूँ, इतना सब मतलब संभलता नहीं है, समझो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनकम अराइजिंग टू द स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। पहला और सेकंड पॉइंट अपने केस में, आपके पास क्या है, आपके पास एक एसेट है, हाउस प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल याद करो, एक हाउस प्रॉपर्टी है और सैलरी का इनकम है। अभी मैंने इनकम ट्रांसफर नहीं किया, पूरा का पूरा घर ही एफिडेविट के थ्रू अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, घर का घर में इनकम है, 50 लाख का घर था, 5,000 रुपए में ट्रांसफर कर दिया, तो इसके केस में क्या हो गया, कैपिटल गेन चोरी हो गया। उसके बाद जो इनकम मिल रहा है उसके हाथ में टैक्स लगता नहीं है, क्योंकि 4-5 लाख रुपए रेंट आता है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केस में क्या बोला हुआ है कि अगर ऐसा केस है, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो इनकम वो आपकी वाइफ कमाएगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एन एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू अनदर without adequate consideration or otherwise, then
बीइंग एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब लिव अपार्ट के केस में नहीं होना चाहिए, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप रहना चाहिए। लिव अपार्ट का मतलब क्या, डाइवोर्स हो रहा है, आपको छोड़ के जा रहे हो। एनी इनकम अराइजिंग टू ट्रांसफरिंग, मतलब जो ट्रांसफरी वाइफ को मेरी इनकम अर्न होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मेरे टैक्सेबल होगी। ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ, अगर समझो कि ये एडिक्वेट कंसिडरेशन होता तो फिर क्लबिंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बिकॉज उसका रीजन है। अगर एडिक्वेट 50 लाख का घर मैं 50 लाख में सेल करूं तो वो ऑलरेडी कैपिटल गेन तो भर रही है ना, कैपिटल गेन चोरी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो फिर क्लब नहीं होगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी द प्रोविजन आर कंटेन्ड इन सेक्शन 27, सेक्शन 27 में हो जाएंगे। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और अदरवाइज देन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, द ट्रांसफरर्स आर डीम्ड टू बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। उसमें हाउस प्रॉपर्टी में अभी जब हम लोग करने वाले, अभी 2 ही चैप्टर बचे अपने, तो हाउस प्रॉपर्टी में जब भी हम लोग करेंगे तब उसमें क्या सीखेंगे कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया तो आप क्या उसके डीम्ड ओनर बन जाओगे, और उसके ऊपर रेंट जो है वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, वो हम लोग वहां पे देख लेंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ अ ट्रांसफर्ड एसेट, इट मे बी नोटेड। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेकंड जनरेशन का इनकम। मैंने नोट डाला था ना कि कोई भी सेकंड जनरेशन का इनकम होगा तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब क्या, आपको घर दिया था, घर में से जो रेंट आ रहा है वो तो मेरे हाथ में क्लब होगा, पर रेंट को आपने इन्वेस्ट कर दिया एज एफडी और उसमें से आप इंटरेस्ट कमा रहे तो वो मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा। मीनिंग ऑफ एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब क्या, मैं क्या बोलूंगा, ये तो मेरी वाइफ है ना, इससे मेरे को पैसा लेने की क्या जरूरत है, ऐसी बहकी की बातें करूंगा तो गवर्नमेंट बोलेगी ये सब नहीं चलेगा, आपको पैसा तो लेना पड़ेगा। अगर बाहर वाले से जो पैसा ले रहे थे वही आपको इधर से भी लेना पड़ेगा। Therefore, where an asset is transferred without adequate consideration, the income from such asset will be clubbed in hand of a transfer। ठीक है, फिर ट्रांसफर्ड एसेट अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर वो वाला याद रखो, याद करो, पीछे जाओ थोड़ा, पीछे 9th पॉइंट याद करो। 9th पॉइंट में हम लोग ने क्या सीखा था, अगर हम लोग ने क्या किया, एसेट ट्रांसफर्ड किया है और उसने क्या अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो ओपनिंग कैपिटल में अगर वो इंक्लूड है, अगर वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड है तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो रहेगा वो मेरे हाथ में भी क्लब होगा। कैसे, फॉर्मूला सिंपल था, प्रॉफिट ले लो, मल्टीप्लाई बाय कर लो, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या करना था, गिफ्ट कर देना था जितना आपने एसेट ट्रांसफर किया, डिवाइड बाय क्या था, ओपनिंग कैपिटल था, जो आपका अमाउंट आ रहा है वो मेरे हाथ में क्लब होगा, बचा हुआ प्रॉफिट मेरी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट इंपॉर्टेंट कैच क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट कैच कि वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड हुआ रहना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड हुआ रहना चाहिए। फिर इलस्ट्रेशन 5 ठीक है, हम लोग ने क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए तो डबल टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, मैं किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, किसके लिए, कि मेरी वाइफ का बेनिफिट हो, बेनिफिट किसका, उस स्पाउस का, तो वो भी मेरे हाथ में क्लब होगा। ऑन इनकम arising directly or indirectly to any person or association of person from the asset transfer, directly or indirectly to such person or association person by individual without consideration or inadequate consideration, किसके लिए, बेनिफिट ऑफ स्पाउस, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ये अपना थर्ड पॉइंट था। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ, अगर सन की वाइफ को ट्रांसफर कर रहे, डायरेक्टली कर रहे या किसी और को कर रहे फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, तो भी दोनों केस में क्या मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। बाकी सब कंडीशन जो वाइफ का था वही सेम का सेम कंडीशन है। आप इंडिविजुअल हो, आपने विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है, क्या ट्रांसफर किया है, एसेट ट्रांसफर किया है, उसमें से उसको जो इनकम मिल रही है वो किसके हाथ में क्लब होगी, मेरे हाथ में होगी। अगर कंसिडरेशन प्रॉपर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर वाले जो स्पाउस वाला केस था उसमें ऐसा भी था कि वो फियांसी वगैरह नहीं होना चाहिए, शादी का प्रॉपर टाइम चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं है एंगेजमेंट हो गया पर शादी नहीं हुआ, वो सब नहीं चलेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, वही ऊपर जो था वही है। फिर इलस्ट्रेशन ये भी हो चुका है, इलस्ट्रेशन हम लोग के सब हो चुके हैं सर। फिर क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड का इनकम किसके हाथ में क्लब होगा, दोनों पेरेंट्स में से जिसका इनकम ज्यादा है उसके हाथ में माइनर इनकम का इनकम क्लब होगा। पर एक्सेप्शन था एमएसडी, एम यानी मैनुअल वर्क, एस यानी स्किल एंड टैलेंट, मतलब मैनुअल वर्क मतलब क्या, मजदूरी वगैरह का कुछ काम कर रहा है, स्किल एंड टैलेंट का मतलब क्या, उसको डीआईडी में डांस कर रहा है, इंडियन आइडल में गाना गा रहा है, या फिर और भी कुछ काम कर रहा है, जैसे क्या कर रहा है, जैसे स्पोर्ट्स खेल रहा है, कुछ भी करके अपने स्किल या टैलेंट से पैसा कमा रहा है, स्किल या टैलेंट के ऊपर से पैसा कमा रहा है, तो क्या होगा, वो उसी के हाथ में क्लब होगा, पापा के हाथ में या मम्मी के हाथ में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अभी खुद से कमा रहा है। अदरवाइज मॉम या डैड जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके हाथ में क्लब होगा। फिर हम लोग ने कुछ और देखा था, 1500 रुपया पर चाइल्ड डिडक्शन मिलेगा पर एनम, हाँ सर देखा था। फिर और कि एक बार जो मम्मी पापा के हाथ में क्लब हो जाएगा, लाइफ टाइम उन्हीं के हाथ में, जब तक वो बड़ा होता है, मेजर होता है, उसके हाथ में क्लब रहेगा। बट अगर असेसिंग ऑफिसर से आता है तो दूसरे के हाथ में क्लब कर सकता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था कि अगर मम्मी पापा का लिव अपार्ट हो जाता है, छूटा छेड़ा हो जाता है, शायद डिवोर्स हो जाता है, तो जो बच्चे को संभाल रहा है उसके हाथ में क्लब होगा। ऐसे सब कुछ पॉइंट देखे थे, फिर से समझ लेते हैं। ऑल इनकम ऑफ माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स के हाथ में होगा। हाउएवर द इनकम डिराइव फ्रॉम माइनर फ्रॉम अ मैनुअल वर्क और स्किल एंड टैलेंट, या फिर ये डिसेबिलिटी, थर्ड क्या था, डिसेबिलिटी, तो ये केस में किसके हाथ में होगा, खुद के हाथ में होगा। द इनकम ऑफ द माइनर विल इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट जिसका इनकम ज्यादा है, ठीक है। वंस क्लबिंग ऑफ माइनर डन ऑफ वन पेरेंट, एक पेरेंट के हाथ में हो गया तो लाइफ टाइम जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक उसी पेरेंट के हाथ में होगा, लेस असेसिंग ऑफिसर वाला पार्ट। वेयर द मैरिज ऑफ पेरेंट डज नॉट सब्सिस्ट, तो जो बच्चे को संभाल रहा है उसके हाथ में क्लब होगा। हाउएवर द इनकम अगर माइनर डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, एमएसडी था ना एक्सेप्शन, महेंद्र सिंह धोनी, एम यानी मैनुअल वर्क, एस यानी स्किल एंड टैलेंट, डी यानी क्या, डिसेबिलिटी है, टीयू का डिसेबिलिटी है, तो फिर भाई वो उसके खुद के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। इट मे बी नोटेड दैट द क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर का भी क्लब होता है, स्टेप चाइल्ड का भी होता है, अडॉप्टेड चाइल्ड का भी होता है। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा 1032 में, 1032 कैसे याद करना है, 32 दांत होते हैं ना बच्चों के, आपके 32 ही होते हैं पर याद करने के लिए, बच्चों के 32 दांत होते हैं तो 32 ऐसा करके याद कर लो। फिर ये क्वेश्चन सब अपने अच्छे से हो चुके हैं, शायद हो गया है अपना, कुछ बाकी है क्या, प्रोविजन है कैचीएफ वाला। क्रॉस ट्रांसफर, क्रॉस ट्रांसफर क्या था, याद करो जरा जेठालाल वाला स्टोरी। यहाँ पे जेठालाल खड़ा है लेफ्ट में, सामने मेहता साहब खड़े, तारक मेहता। अगर जेठालाल क्या करता है, अपनी दया को ट्रांसफर करता है कोई भी इनकम, तो क्या हो जाएगा, स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा है, अगर एसेट ट्रांसफर कर रहा है, इनकम ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें से जो इनकम आएगी जेठालाल के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो अभी जेठालाल और मेहता साहब बहुत अच्छे दोस्त है, तो उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने ऐसा प्लान किया कि जेठालाल जो है वो अंजलि भाभी को ट्रांसफर करेगा, और आपने दोस्तों तारक मेहता देखा है तो आप एग्जाम्पल को कनेक्ट कर पाओगे, और तारक मेहता दया को ट्रांसफर करेगी, तारक मेहता दया को ट्रांसफर करेगा। सॉरी, जेठालाल ने 1 लाख रुपए अंजलि भाभी को ट्रांसफर किया तो क्लबिंग लगेगा नहीं। तारक मेहता ने दया को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, दोनों ने 10% के हिसाब से एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, तो दोनों को 10-10 हजार रुपए इनकम हो गया। अभी ये लोग मस्त खुश है कि भाई किसी को टैक्स लगा नहीं, अपना काम बन गया। तो गवर्नमेंट बोली हम लोग को पागल समझाएगा तुम लोग ने, गवर्नमेंट बोले कि ये क्रॉस ट्रांसफर में आएगा, ये एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, केशव जी मोरारजी करके, याद हो सके तो याद कर लीजिएगा। उसमें क्या बोला है कि भाई ऐसा कुछ केस अपन तुम लोग क्रॉस ट्रांसफर कर रहे हो तो जिसने ट्रांसफर किया था उसी के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। जैसे दया का इनकम किसके हाथ में, जेठालाल के हाथ में क्लब होगा, और अंजलि का इनकम तारक मेहता के हाथ में क्लब होगा। इन केस ऑफ क्रॉस, अभी ऐसे मॉड्यूल से ऐसे ही समझा सकते हैं, हमने नोट्स से बहुत अच्छे से किया, आपको समझ गया रहेगा, पूरा क्लियर है, नो डाउट। इन द केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर ऑल्सो, एग्जाम्पल मेकिंग गिफ्ट ऑफ ₹50,000 टू वाइफ ऑफ हिज ब्रदर। मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए मतलब जेठालाल, जेठालाल मिस्टर बी की वाइफ मतलब अंजलि भाभी को क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है 50,000 का फॉर घर परचेज करने के लिए। साइमल्टेनियसली मिस्टर बी मतलब कौन हो गया, तारक मेहता, वो क्या कर रहा है, मिसेस ए को दे रहा है, मतलब माइनर सन ऑफ मतलब टप्पू को गिफ्ट कर रहा है क्या, 50,000 के शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, मतलब क्या क्रॉस ट्रांसफर है। द इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर वुड बी असेस इन हैंड ऑफ अ डीम्ड ट्रांसफर, जो डीम्ड ट्रांसफरर है उनके हाथ में ही क्लब होगा, जेठालाल और तारक मेहता के हाथ में। इफ द ट्रांसफर आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन एंड ईच ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूट अ कंसिडरेशन फॉर द अदर by being a mutual or otherwise, ठीक है। Thus in the instant case the transfers have been made by A to B to the person who are not their spouse or minor child, so circumvent the provision of this section showing that the such transfer consideration for each other। ये सब छोड़ो ना भाई, ऐसा एग्जाम में लिखोगे क्या तुम लोग, जो अपना लिखा समझाया था उस हिसाब से याद रखो। ये केशव जी मोरारजी के केस लॉ का डिटेल मैंने रेड कलर में उधर लिखा हुआ है, वो याद कर लेना, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने को आंसर कैसे लिखना है पता है, सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, फिर प्रोविजन ऑफ द लॉ, फिर उसका दोनों का मिक्स करके लिखना है, और चौथा में कंक्लूजन लिखना है। ये वाला याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केशव जी मोरारजी के केस में, ऑब्जर्व किया था, इफ टू ट्रांजैक्शन, अगर दो ट्रांजैक्शन जो इंटरकनेक्टेड है और पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, इंटरकनेक्टेड और पार्ट ऑफ एक ही ट्रांजैक्शन के दो पार्ट है, इन सच अ वे दैट, वो वे में दैट इट कैन बी सेड, कि ये बोला जा सकता है कि एक सर्कुलर मेथड अडॉप्ट किया है किसके लिए, टैक्स इवेजन के लिए, तो क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है, अपना क्रॉस ट्रांसफर मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, मुझे पता है, पर हम लोग ने क्लास में 5-5 बार इसका वो रिवीजन किया हुआ है और आपको सब चीजें याद आ रही है, मुझे पता है।
अभी लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने एचयूएफ में ट्रांसफर किया है, क्या ट्रांसफर किया है, एचयूएफ को ट्रांसफर किया है, अगर कोई प्रॉपर्टी, आप एचयूएफ के मेंबर हो, आपने अपना प्रॉपर्टी एचयूएफ को, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया एचयूएफ को विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो एचयूएफ उसमें से इनकम कमाएगा वो किसके हाथ में क्लब होगा, आपके हाथ में क्लब होगा। डन। सेकंड पॉइंट था कि अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और उसके बाद वो एचयूएफ से इनकम जो निकलता है वो किसको मिलता है, सबको, मतलब एचयूएफ का पार्टीशन हो जाएगा तो सब असेट और इनकम वगैरह सब में बाइफर्केट हो जाएगी मेंबर्स में। तो जो असेट आपने ट्रांसफर किया था उसमें से जो इनकम आपकी स्पाउस को मिलता है वो आपके हाथ में क्लब होगा। Where an individual who is a member of HUF converts at any time after this date, ये डेट वेट याद नहीं रखना, his individual property into property of HUF of his member or throw such property into common stock of family, मतलब क्या कर रहा है, HUF में डाल रहा है अपना प्रॉपर्टी without consideration, without adequate consideration, the income of such property shall continue to be included in the total income of individual। ये क्या टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल में हो जाएगा, उसके हाथ में क्लब होगा बेसिकली। वेयर कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन पार्टीशन, इसका पार्टीशन हो गया, इधर बाय टोटल पार्टीशन हो रहा है या पार्शियल पार्टीशन हो रहा है, पूरा हो रहा है अधूरा हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। द इनकम डिराइव फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी एज रिसीव्ड बाय spouse on partition will be deemed to arise and spouse from asset transfer। spouse को जो इनकम मिल रही है वो किसके हाथ में क्लब होगी, ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगी, whether directly or indirectly by the individual to the spouse। consequently such income shall also included in total income of individual who effected the conversion of such property, जिसने वो प्रॉपर्टी कन्वर्ट किया था। फिर where income from such converted property is included in the total income of an individual under section 64, it will be excluded from the total income of the family। तो फिर क्या टोटल इनकम ऑफ फैमिली से एक्सक्लूड हो जाएगा और स्पाउस और इंडिविजुअल पे, ठीक है। फिर इनकम इंक्लूड लॉस, जो इनकम का क्लबिंग होगा उसी हिसाब से अगर कुछ लॉस होता है तो लॉस का भी क्लबिंग होगा, क्योंकि इनकम के डेफिनेशन में लॉस भी आता है, ये ऐसा एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 64 होता है। इनकम वुड इंक्लूड लॉस आल्सो अकॉर्डिंगली वेयर द स्पेसिफाइड इनकम टू द इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज अ लॉस, सच लॉस विल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। जब अपन कंप्यूटेशन करेंगे तो जो लॉस का है उसका भी इफेक्ट आपको इनकम में लेना पड़ेगा। फिर डिस्टिंक्शन क्या है 61 और 64 में, 61 क्या बोलता था, रिवोकेबल ट्रांसफर बोलता था, 64 में रिवोकेबल भी आता है, इरिवोकेबल भी आता है। और अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन सब अपने कवर्ड है, तो अपना एक बार का क्लबिंग का फिर एक बार रिवीजन हो गया। ये तो बहुत सुपर फास्ट था, बट ये जस्ट ये बताने के लिए था कि अपना स्टडी मटेरियल हमने पूरा क्लास में कवर कर दिया है। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।